Assalamualaikum. Today we are going to talk about a very important topic that is regarding sources of law. आज हम जिस सोर्स ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं वो है जुडिशल प्रेसिडेंट. हम जुडिशल प्रेसिडेंट की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे और व्हेन अ जुडिशल प्रेसिडेंट इज स्ट्रांग एंड व्हेन इट गेट्स वीकर. सो लेट अस स्टार्ट. Judicial precedent means the process whereby judges follow previously decided cases where the facts are of sufficient similarity. So, एक केस के ऊपर जब कोई जज फैसला देता है और नेक्स्ट उसी तरह का सिमिलर केस उसके सामने लाया जाता है जहाँ पे फैक्ट सिमिलर हों, तो जज पिछला केस जो उसी तरह का था उसके फैसले को उठा के उसी रूल को उठा के नए केस पे अप्लाई कर देता है. इसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं. सो इन प्रेसिडेंट्स बेसिकली अ जज इज अप्लाइंग द सेम ओल्ड रूल और द सिमिलर वेयर फैक्ट्स आर सिमिलर. याद रख ले, तो फैक्ट्स शुड बी सिमिलर. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक जज ने एक चोरी के ऊपर उसने एक सज़ा दे दी, ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, और उसमें जो फैक्ट्स थे वो उसी तरह का एक और चोरी का केस आता है और फैक्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें बिल्कुल उसी तरीके से चोरी की गई होती है, उसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ हुए होते हैं जो भी है, तो जज जो है वो जो पिछले केस में जो फैसला किया था उसी फैसले को बेस बना के नेक्स्ट उस पर वही वाला रूल अप्लाई कर देगा. सो दिस इज बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंट. Especially in common law system, it is a source of law. We have already read it that common law means law that was prevailed in England. क्योंकि जब रोमन लॉ से दो शाखें निकली थी ना, कॉमन लॉ और सिविल लॉ. सिविल लॉ तो हमने यही कहा था ना कि डायरेक्ट डिसेंडेंट होता है उसका रोमन लॉ का, बट कॉमन लॉ इज बेसिकली मेड अप ऑफ जुडिशियल डिसीजंस. दोज जुडिशियल डिसीजंस आर बेसिकली प्रेसिडेंट्स. जो जजेस ने जो फैसले किए थे उन फैसलों को बेस बना के कॉमन लॉ बना था. और शायद उसकी वजह ये भी है कि जजेस को इंग्लैंड में एक बहुत हाई प्रेस्टीज दी जाती थी और यही समझा जाता रहा. बल्कि आज भी जजेस को जो प्रेस्टीज इंग्लैंड में दी जाती है उसकी वजह यही है कि वो यही समझा जाता है कि दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ. सो वेन एवर दे आर लेइंग डाउन सम रूल, दैट रूल इट सेल्फ विल मेक द लॉ. फॉर श्योर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खामियाँ भी हैं, हम आगे इसमें देखेंगे. एंड सेविग्नी जो कि जिसकी स्टेटमेंट थी कि प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली कस्टमरी लॉ का ही एक एविडेंस होता है. बहरहाल ये सोशियोलॉजिस्ट था, ही वॉज अ ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट. तो उनकी तो खैर हम वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, हमने अपने टॉपिक पे रहना है. बट दिस इज अ काइंड ऑफ critique that you can point out when you are talking about precedent. By nature it is constructive and not abrogative. What do you mean by constructive? Constructive means कि अगर कहीं पे कोई रूल दिया हुआ ना हो तो प्रेसिडेंट के ज़रिए जजेस जो हैं वो रूल बना देते हैं. लेकिन अगर कोई सेटल्ड रूल ऑलरेडी मौजूद है जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया हुआ, ये उसको सेट असाइड नहीं कर सकते. अब ये प्रेसिडेंट की एक बेसिक नेचर है जिसको हम अभी आगे तफसील से देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए. कंस्ट्रक्टिव मीन टू कंस्ट्रक्ट, टू मेक समथिंग. एब्रोगेटिव मीन्स टू कैंसल समथिंग. प्रेसिडेंट्स कैन मेक अ रूल, कैन जनरेट अ रूल, बट दे कैन नॉट सेट असाइड अ सेटल्ड रूल. एक सेटल्ड रूल को प्रेसिडेंट के जरिए आप सेट असाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक नया रूल जहां पे रूल ना दिया हुआ हो तो वहां पे एक रूल बनाया जा सकता है. दे बिकम बाइंडिंग व्हेन डिलीवर्ड बाय सुपीरियर कोर्ट्स एंड परसुएसिव इन कोर्ट्स ऑफ सिमिलर हियरार्की. दिस इज अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट प्रेसिडेंट्स आर ऑलवेज बाइंडिंग व्हेन दे कम फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटीज. जब सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं उनके बनाए हुए प्रेसिडेंट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होते हैं, लेकिन कोर्ट्स ऑफ सिमिलर हियरार्की उनके ऊपर एक दूसरे के प्रेसिडेंट्स बाइंडिंग नहीं होते, वो सिर्फ उनको कंसीडर कर सकते हैं. यानी कि ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई सिविल कोर्ट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला बाइंडिंग होगा, लेकिन एक सिविल कोर्ट किसी दूसरी सिविल कोर्ट के फैसले को सिर्फ देख सकती है, लेकिन वो उस पर बाइंडिंग नहीं होता. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी जस्ट डिस्कस्ड दैट when we talked about abrogative and
constructive nature of precedent, that do judges make law or not? There are two theories regarding that. Declaratory theory, that judges may discover the law and declare it, because legislature is the one who makes the law. हमने पहले legislation को पढ़ा है, उसमें हमने ये बात की है कि legislature का basically काम होता है लॉ बनाना, जजेस का काम बेसिकली लॉ बनाना नहीं है, ये याद रखें। जजेस का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, वो लॉ जो कि किसने बनाया होता है, लेजिस्लेचर ने बनाया होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इनका काम जो है वो एब्रोगेटिव नहीं है, यानी कि ये एक बने हुए लॉ को एब्रोगेट नहीं कर सकते, जो कि कई दफ़ा वो कर भी देते हैं, वो हम देखेंगे इसको वो किस तरह से करते हैं। नो रूम फॉर प्राइवेट जजमेंट, यानी कि जज ने अपने जहन से नहीं कोई फैसला देना, जज ने वही फैसला देना है जिसके बारे में लेजिस्लेचर ने लॉ ऑलरेडी ले डाउन किया हुआ है। And deductive method is applied. Deductive method means deducing the rule. It means that judges have to see the rule and they have simply to apply that. That's it. उन्होंने इससे ज़्यादा काम नहीं करना, तो उन्होंने रूल को ढूंढना होता है, वो रूल जो लेजिस्लेचर ने बनाया होता है उस रूल को उन्होंने अडॉप्ट करके अप्लाई करना होता है केस पे। Judges as lawmakers. And yes, one more thing, that Coke, Chief Justice Coke and Allen, they both were the पाइनियर्स ऑफ डेक्लेरेटरी थ्योरी, ये उसके बहुत वोकल प्रोपोनेंट्स हैं। जजेस एज लॉ मेकर्स, डाइसी और ग्रे, इन दोनों ने ये बात कही थी कि जजेस लॉ बनाते हैं। डाइसी ने तो यहाँ तक कहा था कि अपने जो प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ में, वो हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में, कि कॉमन लॉ तो बना ही जुडिशियल प्रेसिडेंट से है, तो इसका मतलब कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो लॉ बनाते हैं। जजेस आर द ट्रू लेजिस्लेचर्स। फॉर एग्जाम्पल कॉमन लॉ इज बेस्ड ऑन जजमेंट लॉ, कॉमन लॉ तो बना ही जजमेंट लॉ से, जिस तरह के में भी अभी हमने बात की है। इन दिस सेंस इंडक्टिव मैथड इज अप्लाइड, नॉट डिडक्टिव मैथड। डिडक्टिव मैथड का जो ऑपोजिट है वो इंडक्टिव मैथड होता है। इंडक्टिव मैथड में जजेस ने रूल पार्टिकुलर केस के ऊपर उनके उसको स्टडी करके एक रूल बनाना होता है, एक जनरल रूल बनाना होता है। एक पार्टिकुलर केस से उन्होंने जनरल रूल बनाना होता है कि फर्ज किया कि चोरी की सज़ा क्या होनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए, तो वो एक रूल बना देते हैं कि भाई इस तरह से देनी चाहिए, तो ये जनरल रूल है। इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इंडक्टिव मेथड में याद रख लें, यू आर नॉट डिड्यूसिंग इट, यू आर बेसिकली फ्रॉम अ पर्टिकुलर केस मेकिंग अप अ जनरल रूल। In civil law systems, judges may not be as creative due to codified law. Still, judges give creative touch while interpretation. याद रख लें कि सिविल लॉ में हमने पढ़ा था कि सिविल लॉ में कोडिफाइड लॉ होता है। जब एक किसी में कोडिफाइड लॉ होता है तो उसके अंदर जजेस जो है वो ज़्यादा कोडिफाइड लॉ में अपनी जो उनकी वो आप कह लें कि इंडक्टिव मेथड जो वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकते ज़्यादा, वो ज़्यादातर डिडक्टिव मेथड ही यूज़ करें। सिविल लॉ कंट्रीज जो कि दुनिया में जर्मनी है, जिस तरह फ्रांस है, और दुनिया में ज़्यादातर मुल्क बेसिकली हैं ही सिविल लॉ कंट्रीज़, तो वहाँ पे जजेस के पास इतनी दे डू नॉट हैव दैट मच रूम टू फॉर्म अ जुडिशियल प्रेसिडेंट, और इसीलिए जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो कॉमन लॉ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल लॉ में उसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल लॉ में जजेस जो हैं वो कानून को इंटरप्रेट नहीं करते, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट्स बनते, लेकिन वो उस तरह से, उस तादाद से नहीं बनते जिस तरह से कॉमन लॉ कंट्रीज में बनते, जिस तरह कि अमेरिका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जो एक कॉमन लॉ कंट्रीज की मिसाल है। वंस अ रूल हैज बीन टेस्टेड टू बी अगेंस्ट जस्टिस, इट शुड बी अबंडेंट एंड दिस इज कॉल्ड लैप्स रूल। याद रख ले, अगर कभी कोई जज कोई ऐसा रूल बनाए जो कि बाद में ये समझ में आती है कि ये रूल तो जस्टिस के खिलाफ है, तो लैप्स रूल वो रूल है कि जिसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे इस तरह के किसी भी जजमेंट को आप अडॉप्ट ना करें और उनको छोड़ दें, तो इसको लैप्स रूल कहते हैं। When presidents become weak, number one, these are those conditions when it becomes weaker. Number one is abrogated decision. This is when statute or statutory rule inconsistent with such precedent is subsequently enacted, or if the same is reversed or overruled by a higher court. So होता क्या है, एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, लेकिन जब वो एक डिसीजन दे देती है तो उस डिसीजन देने के बाद लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ पास करती है कि जो उस डिसीजन के खिलाफ हो, या वो उस डिसीजन के असर को ज़ायल कर दे, या ऐसा ही एक डिसीजन जो है वो अपील में जाता है और ओवर रूल हो जाता है सुपीरियर कोर्ट से। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये एब्रोगेटेड डिसीजन है। एब्रोगेटेड मीन्स कि ये ख़त्म हो चुका हुआ डिसीजन है, तो इस तरह के डिसीजन की कोई वैल्यू नहीं होती, इस तरह के डिसीजन को अपनाया नहीं जा सकता।
affirmation and reversal on a different ground in superior court. For example, एक केस डिसाइड हुआ एक आदमी के फेवर में ग्राउंड ए पे, जब अपील में गया वो केस तो ऊपर भी उसी के फेवर में डिसाइड हुआ, लेकिन ग्राउंड ए पे नहीं हुआ, ग्राउंड बी पे हुआ। तो अब जो फैसला ग्राउंड ए पे हुआ है वो प्रेसिडेंट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लोअर कोर्ट का फैसला था। क्योंकि अपर सुपीरियर कोर्ट ने तो फैसला उसी बंदे के हक में किया, लेकिन उसने ग्राउंड्स दूसरे लिए, यानी उसने जिन फैक्ट्स के ऊपर फैसला दिया वो फैक्ट्स ही और थे। तो इस सूरत में जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो वीक हो जाता है। इग्नोरेंस ऑफ स्टैट्यूट, फॉर एग्जांपल, जब कोई कोर्ट कोई ऐसा फैसला दे कि जो फैसला उस वक्त लेजिस्लेचर ने जो रूल बनाया हुआ है उसके मुताबिक ना हो, तो उसको हम कहेंगे इग्नोरेंस। तो वो चूँकि इग्नोरेंस में यानी कि आपको पता ही नहीं था, जज को पता ही नहीं था कि इस दौरान लेजिस्लेचर ने कोई जो लॉ बनाया हुआ है वो लॉ उसके डिसीजन से इनकन्सिस्टेंट है। इनकन्सिस्टेंसी विद अर्ली डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का मतलब ये होता है कि एक लोअर कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि वो फैसला जो है वो प्रीवियसली हायर कोर्ट्स ने उसी तरह के केस में एक डिफरेंट फैसला दिया हुआ है। यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने एक केस में जो सज़ा है वो 5 साल की दी हुई है, तो हायर कोर्ट ने तो इससे पहले उसी तरह के केस में सज़ा जो है वो 2 साल की दी हुई थी। तो इसका मतलब कि जज ने उस सुपीरियर कोर्ट के फैसले को पढ़े बगैर ही अपना फैसला दे दिया। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है उसको हम पेयर इंक्यूरियम कहते हैं। इस तरह के प्रेसिडेंट को फॉलो नहीं किया जाता। इनकंसिस्टेंसी विद अर्लियर डिसीजन ऑफ सेम रैंक, अब एक कोर्ट एक फैसला देती है एक केस में, वही कोर्ट दूसरे के उसी तरह के केस में एक और फैसला दे देती है। तो इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर इस तरह के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो फिर फॉलो नहीं किए जाते, क्योंकि ये वीक प्रेसिडेंट्स होते हैं। कि एक कोर्ट ए, जो फर्ज के एक कोर्ट है ए, उस कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया और बाद में उसी कोर्ट ए में उसी तरह का एक और केस आया और उसने वो फैसला नहीं दिया, उसने कोई और फैसला दे दिया। तो अब ये जो 2 फैसले हैं वो सेम ही डिग्री की कोर्ट है, कोई हायर कोर्ट नहीं है, वो सेम हिरार्की ऑफ कोर्ट्स ने जब ऐसे फैसले देती है तो उस तरह के फैसलों के उस तरह के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो वीक कंसिडर किए जाते हैं। सब सिलेंशियो, when a point is not involved in a decision or if it is not taken notice of and is not argued by a counsel, hence such a precedent is not an authority on the point which had not been argued. फॉर एग्जाम्पल, एक केस ऐसा है जिस केस में कोई एक पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर बहस ना की गई हो, लेकिन जब डिसीजन हुआ तो हम ये कहेंगे कि डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट उस पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि उस पॉइंट को तो ज़ेरे बहस लाया ही नहीं गया। तो जिस पॉइंट को ज़ेरे बहस लाया ही नहीं गया उसके ऊपर प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उस तरह का प्रेसिडेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होता। फिर डिसीजन ऑफ इक्वली डिवाइडेड कोर्ट्स, अगर कभी कोर्ट्स का डिसीजन जो है वो इक्वली हो, कोई ऐसा बेंच हो, वैसे नॉर्मली अब ऐसे नहीं होता, ये पुरानी बात है कि जब कभी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए, जब डबल बेंच बैठो, यानी जब 2 जजेस एक केस को सुन रहे हो और दोनों का फैसला मुख्तलिफ हो, तो फिर ज़ाहिर बात है फिर तो ये हैंगिंग बैलेंस हो जाएगा, इस तरह का कोई प्रेसिडेंट चल नहीं सकता। या जब कोई डिसीजन ऐसा हो कि जो बाय मिस्टेक आ गया हो, बाय मिस्टेक ऑफ फैक्टर, जिसमें फैक्ट्स ठीक ना दिए हो, तो इस तरह के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो वीक होते हैं। याद रख लें कि ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट जो है वो कब वीक होता है। अब प्रेसिडेंट कब जो है वो स्ट्रांग होता है, when the number of judges constituting the bench and their eminence is very important factor in increasing the authority of president. जब कोई बहुत मशहूर जजेस किसी बेंच में बैठे हों, जब वो कोई फैसला दें तो उस फैसले की जो है वक़्त बढ़ जाती है। इसी तरह यूनानिमस डिसीजन, यानी कि पूरा का पूरा बेंच, अगर 10 जजेस पे मुश्तमिल बेंच ने फैसला दिया और सारों ने एक ही फैसला दिया है तो वो फैसला ज़्यादा मजबूत होगा बनिस्बत उस फैसले के जिसमें 6 एक तरफ हों या 4 एक तरफ हों या इस तरह हो या मेजॉरिटी पे फैसला हो। अगर यूनानिमस फैसला है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अफर्मेशन, अप्रूवल और फॉलोइंग बाय अदर कोर्ट्स। अब एक प्रेसिडेंट को जितनी दफ़ा रिपीट किया जाता है इसका मतलब कि वो प्रेसिडेंट उतना अच्छा है। अगर एक प्रेसिडेंट को मुख्तलिफ कोर्ट्स रिपीट नहीं करती इसका मतलब कि वो प्रेसिडेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। इफ एन एक्ट इज पास्ड एम्बॉडिंग द लॉ इन द प्रेसिडेंट दिस द गेन्स एन एडिड अथॉरिटी। दिस गेन्स, सॉरी ये दी मैंने लिख दिया, इधर दिस होना चाहिए था। ये नहीं कि मतलब ये कि अगर किसी जज ने कोई प्रेसिडेंट पास किया हो और उस प्रेसिडेंट को देख के लेजिस्लेचर जो है वो कोई ऐसा लॉ पास करे जिसमें उस प्रेसिडेंट को शामिल कर लिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेसिडेंट स्ट्रांग हो गया क्योंकि उस प्रेसिडेंट की बेस पे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया। To some extent, when eminent lawyers argue such case and also when academics give a positive critical evaluation, अगर किसी एक फैसले में बहुत कोई इंपॉर्टेंट लॉयर्स ने हिस्सा डाला हो और उस फैसले को उस प्रेसिडेंट को बाद में मुख्तलिफ जो जूरिस्ट्स हैं उन्होंने सराहा हो, तो भी वो प्रेसिडेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट बनता है। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रेसिडेंट? Presidents bring certainty in law. Presidents bring flexibility to law. They are more practical. They are based on cases. Presidents bring scientific development to law. अब ये सारी बातें जो इसमें लिखी गई ना, कि सारी बातें दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। प्रेसिडेंट ब्रिंग सर्टेनिटी का मतलब ये हुआ ना कि वो यकीन लाती है, यानी कि अगर आपको ये पता है कि एक केस में ऐसा फैसला हुआ है तो अगले केस में भी वैसा ही फैसला होगा, तो ये सर्टेनिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में आती है कि आपके पास ये होता है, कई दफ़ा लेजिस्लेचर जब लॉ बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें, हो सकता है उस लॉ के अंदर कोई कमी बेशी रह जाए। तो प्रेसिडेंट की वजह से जो है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी का एक माहौल ले आती है, वो उस लॉ से हो सकता है थोड़ा सा उसको डेविएट कर जाए उससे, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसी रिव्यू की पावर की वजह से तो कई दफ़ा जजेस जो हैं वो लेजिस्लेचर के बने हुए लॉ को ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा ऐसे लॉज को कहा है कि हम ख़त्म कर देंगे जो पार्लियामेंट बनाती है, जो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हों। तो ये भी एक देखें ना, एक जजेस के पास ये भी पावर तो है। प्रेसिडेंट्स गाइड जजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग एरर्स विच दे वुड हैव कमिटेड इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो ये भी एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। डिफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, देयर कैन बी टू मच टेक्निकलिटी, क्योंकि जजेस जितने अच्छे तरीके से लॉ जानते हैं आम बंदा उतने अच्छे तरीके से लॉ नहीं जानता। अनसर्टेनिटी एज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग अथॉरिटीज। अगर आप ब्लाइंडली प्रेसिडेंट्स को फॉलो करना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये कि कई दफ़ा आप लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को नहीं देखते। अगर आपने लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को नहीं देखा तो इसका मतलब ये है कि आप डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं आप उनके खिलाफ जा रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट्स ऑफ लिटिगेशन। अब देखना प्रेसिडेंट कब बनता है? प्रेसिडेंट उस वक्त बनता है जब आप जज के सामने कोई केस लेके आएंगे। अगर आप केस नहीं लाएंगे तो प्रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये एक डिफेक्ट है ना उसमें, कि जब तक केस नहीं जाएगा तब तक जज उसको यानी केस जाएगा तो जज लॉ बनाएगा, अगर केस ही नहीं जाएगा तो जज लॉ कैसे बनाएगा? रिवर्सल ऑफ डिसीजन इज पॉसिबल बाय अनदर कोर्ट। अब देखना, प्रेसिडेंट अगर बनता है और प्रेसिडेंट बाद में अगर ओवर रूल हो जाता है, जब सुपीरियर कोर्ट में अपील में जाता है तो वो प्रेसिडेंट अगर ओवर रूल हो जाता है तो ये एक भी उसका डिफेक्ट है। लॉ शुड बी नोन बिफोर इट इज इन्फोर्स्ड, बट इन इंस्टेंट सिनेरियो फर्स्ट केस इज ब्रॉट देन डिसीजन इज गिवन। देखिए, एक जो रूल है लॉ का वो ये है कि जब भी आपको लॉ का पहले से पता होना चाहिए। लेजिस्लेचर जब लॉ बनाती है तो लॉ का एक इंसान को पता होता है कि भाई मैंने ऐसे काम कर क्योंकि लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया। लेकिन प्रेसिडेंट्स के अंदर मसला ये है कि जब तक कि आप जज के पास केस नहीं जाता, जब जज के पास केस जाता है तो जज उस पर फैसला देता है, जो ही फैसला देता है वो लॉ बन जाता है, वो कानून बन जाता है। इसका मतलब कि आपको कानून का पहले से पता नहीं चला, आपका जब केस उधर गया तब आपको कानून का पता चला, जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सो आई होप दिस होल क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट was beneficial for you, और आपको इसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनकी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। एंड फॉर श्योर इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो वेरी मच।